गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू गिवन प्राइमरी सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो एज यूजुअल थोड़ा सा मैं पोटेंशियोमीटर के बारे में पहले डिस्क्राइब करना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स। पोटेंशियोमीटर को हम लोग स्लाइड वायर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका एम काफ़ी दिनों से चेंज नहीं हुआ, एज इट इज़ ही मिलता है आपको। तो जैसा कि हम सबको पता है, जब आप लोग एक्सपेरिमेंट फाइल में आप अपना एम लिखते हैं तो डिट्टो यही एम आप लोगों का लिखा होना चाहिए। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम लोग कई सारे काम कर सकते हैं, जिनमें से एक है हमारा अननोन ईएमएफ को फाइंड आउट करना। नो डाउट, चूंकि पोटेंशियोमीटर नल पॉइंट मेथड पर बेस्ड होता है, ये कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता उस सर्किट से जिसका ईएमएफ हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसलिए हमें जो रीडिंग्स देता है वो कंपैरेटिवली काफी रेक्टिफाइड और बढ़िया रीडिंग्स देता है। इसमें दो सर्किट हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन से सर्किट होते हैं वो मैं इस डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए, ये हमारा मीटर ब्रिज का वायर है। ये हमारा मीटर ब्रिज का वायर है। जिन जगहों को मैंने अभी यहां पे लेफ्ट आउट किया हुआ है, नहीं बनाया हुआ है, वो कॉपर की मोटी स्ट्रिप्स होती हैं जिनका रेसिस्टेंस हम लोगों को नेगेटिवली लेना होता है। ये कॉपर की स्ट्रिप है, ये भी कॉपर की स्ट्रिप है, एज वेल एज ये भी कॉपर की स्ट्रिप है। ये येलो वाला हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है। अगेन ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका अल्फा हमारा अप्रोचिंग 0 होना चाहिए। कॉन्स्टेंट या मैग्नेट का बना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर चेंज का कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ता। डियर स्टूडेंट, इस पोटेंशियोमीटर वायर को हम लोग ये एक प्राइमरी सर्किट के साथ में कनेक्ट करते हैं। इस प्राइमरी सर्किट में एक ईएमएफ सोर्स होगा, एक की होगी, एक रेहोस्टेट होगा, जो बेसिकली पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट्स को गवर्न करेगा। स्विच इसलिए हम लोग यूज करेंगे कि जिस समय हमारा पोटेंशियोमीटर यूज नहीं हो रहा उस समय हम लोग इसको ऑफ कर दें तो अननेसेसरी हीटिंग कॉज ना हो। ये बैटरी सोर्स है जिसका ईएमएफ निश्चित रूप से थोड़ा ज्यादा हम लोगों को लेना होगा। अब कितना ज्यादा लेना होगा? ईएमएफ नियर अबाउट 2 टाइम्स ऑफ E1, नियर अबाउट 2 टाइम्स ऑफ E2 हमारा होना चाहिए। ये बेसिक कंडीशन है जो हम लोगों को फॉलो करनी है, जिससे हमारा जो बैलेंस पॉइंट है इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऑलमोस्ट सेंटर पे हम लोगों को मिल जाए। सेंटर पे मिलेगा तो सेंसिटिविटी कंपैरेटिवली इसकी ज्यादा होगी। अब ये सेंसिटिविटी क्या होती है? अगर हम अपने सर्किट में कोई माइन्यूट चेंज भी करते हैं तो जो बैलेंसिंग लेंथ है उसमें काफी चेंज हो जाए, हम लोग कहेंगे हमारा पोटेंशियोमीटर मोर सेंसिटिव है। तो डियर स्टूडेंट्स, मोर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग नॉर्मली इसीलिए यूज करते हैं जिससे कि हमारे सर्किट्स कंपैरेटिवली मोर एक्यूरेट रीडिंग दे पाए। डियर स्टूडेंट्स, इसमें दूसरा जो सर्किट हम लोग यूज करते हैं वो सेकेंडरी सर्किट होता है, ये वाला। तो अपने पर्पस के लिए हम लोगों ने यहां दो प्राइमरी सेल्स लिए हैं, E1 E2। इन सेल्स को यहां कनेक्ट किया है। ये मेरे पास 2 वे की है। इस 2 वे की में सेंट्रल पार्ट से मैं एक रेसिस्टेंस बॉक्स के थ्रू गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करता हूं, और ये 2 होल होते हैं। मेरे को प्लग एक ही मिलता है। मैं उस प्लग को या तो ए गैप में लगाता हूं या तो बी गैप में लगाता हूं। एट ए टाइम दोनों गैप में प्लग लगाना पॉसिबल नहीं है और लगाना भी कहीं नहीं है। ये गैल्वेनोमीटर है। इस रेसिस्टेंस बॉक्स का यूज सिर्फ और सिर्फ ओवर स्केल डिफ्लेक्शंस को रोकना है, जिससे कि हमारा गैल्वेनोमीटर खराब ना हो। आप चाहें तो ना यूज करें इसे, क्योंकि किसी भी सर्किट के अंदर जितनी चीजें आप अनवांटेड लगाएंगे या जिन चीजों के बिना काम चल सकता है वो लगाएंगे तो ऑब्वियसली एरर के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां मैं बात करना चाहूंगा सर्किट की। तो देखिए, जो ए पॉइंट है उसे मैं कॉमन टर्मिनल के नाम से जानता हूं। कॉमन टर्मिनल मेरे को कैसे बनाना है?
तीनों सेल या तीनों बैटरी, जैसे मैंने एक ये प्राइमरी सर्किट की सेल ली, सेकेंडरी सर्किट का E1, सेकेंडरी सर्किट का E2, इन सबके पॉजिटिव टर्मिनल को मेरे को एक ही एंड पे कनेक्ट करना है, तो इसे मैं कॉमन टर्मिनल बनाता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कॉमन टर्मिनल बनाने में आपकी कहीं कोई मिस्टेक होती है तो ऑब्वियसली फिर आपका वन साइड रिफ्लेक्शन ही आता रहता है और आप कभी भी इसको परस्यू नहीं कर पाते। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप इलेक्ट्रिकल साइड का करने जा रहे हैं तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास हैं उन सब का कंटिन्यूटी चेक आपको सबसे पहले कर लेना चाहिए। अगर उनमें से कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट खराब है, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर खराब है या पोटेंशियोमीटर खराब है या व्हाटएवर, सो किसी बैटरी से ईएमएफ मेरे को नहीं मिल रहा, बैटरी तो है लेकिन ईएमएफ नहीं दे रही, तो ऐसी स्थिति में मेरा वन साइड रिफ्लेक्शन आता रहेगा, मैं परेशान होता रहूंगा। तो सबसे पहला काम है कंटिन्यूटी चेक करना। तो कोई भी एपरेटस है, कोई भी सर्किट है, उसमें कंटिन्यूटी आपको सबसे पहले चेक करनी होती है। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं ये प्रीवियस क्लासेस में मैं डिस्कस कर चुका हूं। जिन लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे को व्हाट्सएप करें, मैं इंडिविजुअली उनको डिस्कस कर दूंगा या लैब में आ जाएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। डिस्टेंस इस तरह से हम लोगों ने ये सर्किट बना दिया। ये हमारे पास जॉकी है या स्लाइड वायर की है। इस की को हम लोग इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर कहीं भी स्लाइड करके अपना नल पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। नल पॉइंट अगेन एक ऐसा पॉइंट जिसमें IG 0 होगी। प्रिंसिपल क्या है, बड़ा सिंपल सा भैया, नल पॉइंट करंट 0, सीधी सी बात है कि मान लीजिए मैंने ऊपर वाला सर्किट ये इफेक्ट में ले रखा है, E1 वाला, ये वाला सर्किट अगर मैंने इफेक्ट में ले रखा है तो जो E1 का EMF है उसके बराबर पॉइंट A और पॉइंट J के बीच में जब भी पोटेंशियल हो जाएगा, यानी J पॉइंट और ये नेगेटिव टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, तो करंट मेरी फ्लो नहीं होगी, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए पहली कंडीशन है पोटेंशियल डिफरेंस होना। अगर J पॉइंट का पोटेंशियल और इस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल या गैल्वेनोमीटर के जस्ट पहले ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। इसी को मैं कहूंगा नल पॉइंट, ये वाला पॉइंट नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट, या कंडीशन की बात करूंगा तो बैलेंस कंडीशन। डिस्टेंस ये कॉन्सेप्ट था पोटेंशियोमीटर को लेकर के। अब यहां कुछ छोटी छोटी चीजें हमें और भी डिस्कस करनी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, देखिए ये जो वायर हम लोग यहां पे पोटेंशियोमीटर का देख रहे हैं, इस वायर के यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को मैं अगर डीवी ले लूं और इस लेंथ को तो मैंने डीएल कहा ही है जो यूनिटी है, तो इसको मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कहता हूं। पोटेंशियल ग्रेडियंट PG इज इक्वल्स टू, K से डिनोट कर देता हूं, dV ओवर dl, यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस यूनिट लेंथ इज टर्म्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट डिनोटेड बाई कैपिटल K। यूनिट की बात करूं तो वेवरेज यूनिट में वोल्ट पर सेंटीमीटर, नॉर्मली वोल्ट पर मीटर इसकी SI यूनिट होगी। अब ये यूनिट आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, लेकिन मैं इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहूंगा। अगर फॉर्मूले की बात करते हो तो आप पढ़ ही चुके हो, E इज इक्वल्स टू माइनस dV ओवर dl। तो देखिए फॉर्मूला वाइज डायमेंशन वाइज कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन यहां बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस यूनिट लेंथ। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हमने यहां डिफाइन भी किया हुआ है। इवन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि किसी भी पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा उतनी ही उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, और सेंसिटिविटी ज्यादा होगी तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग अच्छा मानेंगे। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी लीस्ट काउंट, यहां पर लीस्ट काउंट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ही है, तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी लीस्ट काउंट कम है, यानी इस पर्टिकुलर केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है, सेंसिटिविटी ज्यादा है, उसको हम लोग प्रीफर करना पसंद करेंगे या वो हमारा अच्छा कहलाएगा। डिस्टेंस पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में मैंने बताया। अब काम तो कुछ बचता ही नहीं। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर आपको यहां पता करना है तो आप किसी एक्सटर्नल मल्टीमीटर की हेल्प से इसको पता कर सकते हैं। बाकी इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में पोटेंशियल ग्रेडियंट की कैलकुलेशंस में कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती। आप करते क्या है,
आप प्रोसीजर में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। एक बार आप ए में अपना प्लग इंसर्ट करते हैं, ऊपर वाला सेल इफेक्ट में आ जाता है। इसके लिए J1 बैलेंसिंग पॉइंट आप कंसीडर करते हैं। निश्चित रूप से इक्वेशन बनेगी E1 इक्वल्स टू K लेंथ J1, या इसको L1 कह सकते हैं। कॉमन टर्मिनल से लेंथ आपने मेजर करनी है। अब आप दूसरी बार में क्या करेंगे, सिंपल सा इस A को हटा देंगे और B में अपना प्लग इंसर्ट करेंगे। अब आपका ये जो नीचे वाला सर्किट है ये इफेक्ट में आ जाएगा। इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ J2 वाली आपकी होगी और रीडिंग आप लिखेंगे E2 इक्वल्स टू KJ2 या KL2, दोनों को डिवाइड करेंगे। सिंपल सा K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ही इंस्ट्रूमेंट है। आपका कंपैरिजन करना था E1 अपॉन E2 का, तो ये आपका लेंथ J1 और लेंथ J2, या आप इसको L1 L2 लिखते हैं तो ये मिल जाएगा। बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, बस ध्यान वही रखना है, इस E की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कॉमन टर्मिनल कैसे बनाना है, पूरे सर्किट की कंटिन्यूटी को कैसे चेक करना है। अगर ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी तो इस एक्सपेरिमेंट में 3 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। फैक्ट ये है। डियर स्टूडेंट्स, एक और मजेदार बात है, कई बार तो बच्चे लैब में पहुंच जाते हैं और जब सेल उनके सामने आता है तो उनको यही नहीं पता होता कि इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वर्कआउट करके जाना है, सीख के जाना है, लैब में चीजों को समझना है। अगर आप सारी चीजों को सीख लेंगे तो 3 मिनट से ज्यादा का एक्सपेरिमेंट नहीं है। और मोस्टली बच्चे पता नहीं क्यों इस एक्सपेरिमेंट से डरते हैं। डरते इसीलिए हैं कि जो इसकी पीछे की थ्योरी है, जो सर्किट लगाने वाली चीज है, उसको वो रटने की कोशिश करते हैं। तो रोट मेमोरी में ना डालें, आप इसको एक बार तरीके से समराइज करें। आपके फाइनल एग्जामिनेशन में भी बहुत यूज आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई की बात करते हैं आप लोग या नीट की बात करते हैं तो वहां भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है पोटेंशियोमीटर के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो अगर आप गो थ्रू हो जाएंगे, एक बार ईमानदारी से प्रैक्टिकल को कर लेंगे तो वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाएंगे और फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी एक्सप्लेनेशन डियर स्टूडेंट्स हमने यहां कर रखी है। अब हम पोटेंशियोमीटर को क्यों यूज करते हैं, सुपीरियरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर टू ए वोल्टमीटर, ये बताने की कोशिश करें। तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि भैया जो नल मेथड डिवाइस होती हैं उनमें कोई करंट फ्लो नहीं होती हमारी उस सर्किट से। अब उस सर्किट में यहां कौन सा सर्किट था, ये वाला सर्किट था बच्चों। ये सर्किट जो था, इस सर्किट से कोई करंट आपकी फ्लो नहीं होती। मैंने कहा ना कि नल पॉइंट के लिए आपको IG कितना लेना होता है, 0 लेना होता है। यानी आप इस तरीके से अपने वैल्यूज को यहां पे सेलेक्ट करते हो कि IG 0 हो, यानी इस सर्किट से कोई आप करंट ही ड्रॉ नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियस है आपका रीडिंग प्रॉपर आएगा, ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग होगा। तो ये हमारा इसीलिए ज्यादा यूजफुल है क्योंकि हम यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कराते। सेंसिटिविटी ज्यादा कब होगी, जब स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पे हमारा बैलेंसिंग लेंथ काफी ज्यादा चेंज हो जाए तो हम कहेंगे सेंसिटिव है। इसको हम आइडियल वोल्ट मीटर ले सकते हैं क्योंकि करंट कोई फ्लो नहीं हो रही, यानी रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है। भाई करंट कब फ्लो नहीं होती, जब रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो कोई भी वोल्ट मीटर अगर आप आइडियलिज्म में ले जाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, आपको ये बात पता है। वायर हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होना चाहिए, जिससे कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है या dV/dl है या पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो यूनिफॉर्म बना रहे। एक्सिलरी बैटरी का EMF आपका अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ प्राइमरी बैटरीज जिनका EMF हमें पता करना है उसके लगभग इक्विवेलेंट इस तरह से होना चाहिए। मैंने अभी आपको डिस्कस किया। पॉजिटिव टर्मिनल्स को लेकर के आपने कॉमन टर्मिनल बनाना है, ये बात हम लोगों ने यहां पे मेंशन की हुई है जो अभी बताई थी आपको 2 मिनट पहले। डियर स्टूडेंट्स, इसके बेसिस पे हम लोग और भी डिवाइसेस बना सकते हैं, जैसे स्ट्रेस कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, रेडिएशंस के लिए, पीएच फ्रीक्वेंसीज के लिए। हायर एजुकेशन में आप लोग जाकर के इनको यूज करते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो पोटेंशियोमीटर की चीजें हैं उनको यूज कर सकते हैं। फर्दर यूज आप मेडिकल में और इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। दैट्स द कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट, सर्किट हम लोगों ने अभी जैसे पहले डिस्कस कर रखा है बिल्कुल उसी तरह से अरेंज कर दिया है। कैसे सर्किट हम लोगों ने अरेंज किया है ये पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम लोग रीडिंग लेना सीखेंगे। और कंपैरिजन है हम लोगों का, तो कम से कम 4 रीडिंग हम लोगों को लेनी है। यानी 4 E1 के लिए लेंगे, 4 E2 के लिए लेंगे और चारों का हम लोग रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकाल करके जो भी कॉमन हमारे उसका जो एवरेज आएगा वो हम लोग अपने फाइनल आंसर में मेंशन कर देंगे।
डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आता हूं अपने प्राइमरी सोर्स पे। तो यहां मेरे को 4 वोल्ट रखना है, ऑलरेडी मैंने पहले बता ही दिया है आपको। अब बात आती है सर्किट लगाने की। तो देखिए ये हमने यहाँ कॉमन टर्मिनल बनाया हुआ है। कॉमन टर्मिनल सीधे से मेरे पास 3 सेल हैं। मेरे पास लेक्लांचे है, डैनियल है और मेरा जो एक्सटर्नल सेल है जिससे मैं इसको फैड करता हूँ, ड्राइवर सेल हम लोग इसको कह सकते हैं या ड्राइवर बैटरी कह सकते हैं। तो ड्राइवर बैटरी का पॉजिटिव, देखिए ये ड्राइवर बैटरी का पॉजिटिव मैंने नो डाउट सीरीज में 1 मिली एम्पीयर मीटर लगाते हुए लिया है। यहाँ से ये पॉजिटिव लिया, इसका पॉजिटिव लिया, ये लिया, अभी भी ये पॉजिटिव ही है क्योंकि मैं पॉजिटिव से आगे बढ़ रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब 2 वायर मैंने लिए जो दोनों ही पॉजिटिव एंड मेरे कनेक्ट होते हैं किस पे, जो प्राइमरी सेल्स हैं उनके ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा लेक्लांचे के लिए देखिए पॉजिटिव मैंने कनेक्ट कर रखा है और ये डैनियल के लिए मैंने पॉजिटिव कनेक्ट कर रखा है। तो तीनों पॉजिटिव मेरे को एक ही पॉइंट पे लगाने हैं। तो ये मेरा कॉमन टर्मिनल बन गया। डियर स्टूडेंट, जहां तक इसके नेगेटिव एंड का प्रश्न है तो सीधे सीधे मेरे को नेगेटिव एंड लेना है ड्राइवर सेल का और इस नेगेटिव एंड को पोटेंशियोमीटर के दूसरे एंड पे कनेक्ट कर देना है। अब बात आती है आगे। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास दोनों में ही जिंक की रॉड है जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से वेव करती हैं। इन दोनों नेगेटिव टर्मिनल्स को लिया और जो मेरे पास 2 वे की है, देखिए ये 2 वे की है। एक में मैंने डैनियल लगाया हुआ है, दूसरे में लेक्लांचे लगाया हुआ है और सेंटर से मैंने क्या लिया हुआ है, इसको गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। 2 होल हैं, ध्यान रहे मुझे एक बार में एक ही होल के अंदर अपना की को इंसर्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बढ़े, गैल्वेनोमीटर के अंदर लिया और गैल्वेनोमीटर से ही हम लोगों ने कंपैरेटिवली एक लॉन्गर वायर के साथ में ये जॉकी लगा ली या स्लाइड वायर की लगा दी। अब स्लाइड वायर की को हम लोग इसके ऊपर पूरे स्लाइड करेंगे और फिर हम वहां से रीडिंग लेने की बात करेंगे। स्टूडेंट, कंटिन्यूटी के लिए हम लोग ऑलरेडी चेक कर ही चुके हैं। तो अब मैं समझता हूं सर्किट हमारा जो लगा है वो एक ही बार में हमें रीडिंग दे देगा। ज्यादा सारा ये हो सकता है कि ये ओवर स्केल डिफ्लेक्शन दे। तो 2 तरीके हैं, या तो आप ओवर स्केल डिफ्लेक्शन इसमें बहुत ज्यादा देर तक के लिए न लगा के रखें या जब टेप करते हैं तो हल्का सा लगा के देखें। अगर ओवर स्केल जा रहा है तो वहां पे फिर टेप दोबारा से ना करें। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसके साथ में एक शंट प्रोवाइड करना है। तो ये हमारे पास रेसिस्टेंस बॉक्स रखा हुआ है, हम चाहेंगे तो इसको शंट की तरह से यूज कर लेंगे, बाकी अनवांटेड ही है, ज्यादा जरूरत मैं नहीं समझता कि इसकी कुछ है। अब डियर स्टूडेंट, मैं सर्किट को ऑन करता हूं, पहले एंश्योर हो जाता हूं कि मेरा सर्किट सारा ठीक है। सर्किट ठीक है तो फिर मैंने इसको ऑन किया, पैटर्न लैंप ऑन हो गया। सबसे पहली बात मैं देखता हूं यहां पे मेरे को मिली एम्पियर्स में, आई थिंक ये 70 या 80 जो भी रीडिंग आ रही है सामने से ही अच्छे से दिखेगी आप लोगों को। तो ये रीडिंग इसमें आना शुरू हो गई। इसका मतलब जो मेरा ड्राइवर सर्किट है वो तो कम से कम ठीक है, क्योंकि अगर ड्राइवर सर्किट में कहीं फॉल्ट होता तो इसके अंदर रीडिंग ना आती। डियर स्टूडेंट, एक चीज और भी बताना चाहूंगा, गलती से कोई स्टूडेंट अगर इसको उल्टा कनेक्ट कर देता है तो ये रीडिंग जो है वो 0 से नीचे जाना शुरू हो जाती है। तो आप तुरंत, मतलब ऑब्जर्वेशन का सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो तुरंत से आप इसको चेक कीजिएगा। अगर ये 0 से नीचे जा रहा है तो इसके टर्मिनल्स को चेंज कर दीजिएगा। अगर पहले से ही आप एंश्योर हैं, आपको सब कुछ पता है, तो ये कभी नेगेटिव में जाने का मतलब ही नहीं बनता। तो ये मेरा ड्राइवर सेल बिल्कुल ठीक हो गया। अब मेरे को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, मैं मान लीजिए इसमें से जो मेरे पास लेक्लांचे सेल है इसको E1 कहता हूं या L1 कहता हूं, इट्स योर चॉइस, आपने नोमेनक्लेचर देना है कैसे भी दीजिए। तो E1 के लिए मैं प्लग इंसर्ट करूंगा जिधर मेरा E1 है, ये मैंने इसमें प्लग इंसर्ट किया। आप देखेंगे दूसरे वाला प्लग मेरा अनप्लग पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। अब मुझे एट ऑल फर्स्ट यहां बोथ साइड डिफ्लेक्शन चेक करना है कि भैया मेरा बोथ साइड डिफ्लेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए मैंने फर्स्ट वायर पे लगाया लेफ्ट और लास्ट वायर पे लगाया राइट, इसका मतलब बोथ साइड डिफ्लेक्शन है। तो ठीक है, अब मेरे को नल पॉइंट मिल जाएगा और मेरा सारा सर्किट जो सेल 1 के लिए है वो बिल्कुल ठीक है। तो डिस्टेंस में रीडिंग लूं इससे पहले ये बनता है कि मैं दूसरे सेल के लिए प्लग को इंसर्ट करके, अब देखिए पहले से हटाया दूसरे में लगा दिया। अब मैं अगेन बोथ साइड डिफ्लेक्शन चेक करूं, देखिए लेफ्ट और ये राइट। ध्यान रहे पहले सेल के लिए जिधर लेफ्ट था उधर ही दूसरे सेल के लिए भी लेफ्ट है, पहले सेल के लिए जिधर राइट था उधर दूसरे सेल के लिए भी राइट ही है। तो ये मैं जब एंश्योर हो गया तो अब मैं बिल्कुल तैयार हूं, अब मैं रीडिंग ले सकता हूं, अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जो एंड एरर है उसको मिनिमाइज करने के लिए मेरी जो रीडिंग्स हैं वो जैसे 10 वायर्स हैं तो 10 वायर्स में से 5th वायर के ऊपर कहीं रीडिंग आएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसमें एक एक करके वायर पे पहले देखता हूं इसको मेरी रीडिंग कहां ऑल्टर करती है। देखिए लेफ्ट, अगेन लेफ्ट, लेफ्ट, अगेन लेफ्ट, देखिए राइट गया। अब निश्चित सी बात है कि ये जो 2 वायर हैं इन्हीं 2 वायर के बीच में मेरे को रीडिंग कहीं मिलने वाली है। तो अब मुझे इस वायर के ऊपर इसको स्लाइड करना होगा। देखिए मैं इसको स्लाइड कर रहा हूं, ध्यान रहे कि जो नीचे वाला वायर है वो कटे ना, ब्रेकअप ना हो इसकी वजह से। ये देखें, ये देखें,
अभी भी ये मेरे को मिल रहा है डिफ्लेक्शन, तो मैं अब इससे नीचे वाले वायर पे जाना पसंद करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है इसके पीछे रीजन ये है कि जो ये पोटेंशियोमीटर का वायर है इसके ऊपर रस्ट आ गई है। तो बेहतर ये होगा कि हम लोग इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से रस्ट, जो हमारा सैंड पेपर होता है या वट एवर, सो कोई हार्ड पेपर लेकर के उससे थोड़ा सा रब अप कर लें, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए यहां मेरा ऑलमोस्ट ये नल पॉइंट आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये फ्लक्चुएट करने के पीछे भी रीजन वही है कि नो डाउट यहाँ कहीं रस्ट है, तो ये रस्ट अगर मैं साफ कर दूंगा, अब ज़्यादा हार्ड हैंड से इसको करूंगा तो निश्चित सी बात है वायर मेरा कट सकता है। अब चूंकि लॉकडाउन रहा, इस ड्यूरेशन में कोई यूज नहीं इसका हो पाया, तो इसके ऊपर रस्ट आना स्वाभाविक है। ये देखिए यहाँ मेरा नल पॉइंट आ गया, तो ये मेरा E1 के लिए नल पॉइंट आ गया। अब मुझे किस तरह से रीडिंग लेनी है, ध्यान रहे आप पेन से कभी भी इसको जो पोटेंशियोमीटर है खराब ना करें। ये आपने यहाँ पे अपने फिंगर को लगा लिया या नेल को लगा लिया और इस सर्किट को ऑफ कर दिया, कंटिन्यूस करंट आपने नहीं फ्लो करानी है, ये बात ध्यान रखें। डियर स्टूडेंट, अब रीडिंग लेने का तरीका क्या है, जहां भी मेरा कॉमन टर्मिनल है, मैंने यहां पे कॉमन टर्मिनल बनाया हुआ है, तो ये मेरा 0 है। अब देखिए थोड़ी देर के लिए मैं हेल्प लेना चाहूंगा किसी स्टूडेंट की। बच्चे आप जो है ना अपना यहाँ पे फिंगर लगा लो एक बार, कोई भी स्टूडेंट एक लगा लो, बस यहाँ फिंगर लगा लो, ये फिंगर लगा लो, ठीक है ना। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट, यहाँ से ये मेरा 0 शुरू हुआ, 0 से फर्स्ट वायर का एंड जो है वो 100 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे कि जो 100 सेंटीमीटर है यही मेरा यहाँ नीचे भी 100 सेंटीमीटर है, बिकॉज ऑफ कॉपर की थिक स्ट्रिप से मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है, तो इसका तो कोई रेसिस्टेंस होगा ही नहीं। अब ये 100 सेंटीमीटर यहाँ था, अगर मैं दूसरे एंड पे यहाँ आया तो 200, अगेन दैट इज 200। अब 200 से आगे मैं 300 की तरफ बढ़ रहा हूं, तो ये मेरा यहाँ पे 300 हो गया, और ये नीचे भी यहाँ पे मेरे को 300 रहा। अब ये 300 से आगे मैं बढ़ रहा हूं, तो 300 से आगे बढ़ने का मतलब ये मेरा 300 है, तो अब निश्चित सी बात है मेरे को ये नीचे वाला जो स्केल है इसको यूज करना है। 300 से मैं आगे बढ़ता हूं, और जहां इस बच्चे का हाथ है, हटाओ बटन, ये मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे रीडिंग है, तो अब मैं इसके सामने ये नीचे वाला स्केल देखना पसंद करूंगा। तो अगेन आप यहाँ पे सेट स्क्वायर लगाएंगे, तो एक साइड उसकी पैरेलल होगी वायर के और दूसरी साइड ऑटोमेटिकली यहाँ स्केल पे प्रॉपर दे देगी, तो इट इज अराउंड 41 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं आपका ये 341 आपका रीडिंग आ गया। तो 300 कंप्लीट यानी 3 वायर कंप्लीट थे, और जो चौथा वायर था उसके ऊपर 41 आ रहा था, तो दैट इज 341। तो E1 के लिए आपकी जो रीडिंग है सेंटीमीटर में वो 341 आ गई। अब आपने E2 के लिए क्या करना है, सिंपल सा इसकी को दूसरे प्लग में इंसर्ट करना है, इसको यहां से ऑन करना है, यहां देखना है कि क्या करंट सेम है, जितना मैंने E1 के लिए रीडिंग ली थी वही करंट है। अगर वही करंट है तो फर्दर मैं यहां नल पॉइंट लेने की कोशिश करूंगा। देखिए नो डाउट मैं इसी तरीके से वायर्स पे चेक करूंगा, जहां भी मेरा वायर से डिफ्लेक्शन ऑल्टर कर रहा होगा वहीं मैं रीडिंग लेने की कोशिश करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी भी ये वन साइड ही जा रहा है, अभी भी वन साइड जा रहा है। हाँ देखिए, अब ये इस वायर पे दूसरी साइड है, तो नो डाउट मेरे को जो है इस वायर के ऊपर स्लाइड करके देखना चाहिए। अगेन वही प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा रेसिस्टेंस है, तो जिसकी वजह से ये बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर इसका रेसिस्टेंस हट जाएगा, 4 से 10 बार यूज करेंगे स्टूडेंट्स, तो निश्चित सी बात है इसका रेसिस्टेंस अपने आप से हट जाएगा, जो रस्ट है वो हट जाएगी। रस्ट हट जाएगी तो ये प्रॉपर फिर जो है बैलेंस कंडीशन पे मेरे को मिल जाएगा और बार बार नहीं हिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए अब ये वाला जो मेरे को नल पॉइंट मिल रहा है दैट इज अराउंड हियर, ये मेरे को मिल गया, ये इसका नल पॉइंट मिल गया। अब मुझे अगेन वही करना है, यहाँ पे अपनी फिंगर को लगाना है, और फिंगर लगाने के बाद में इस सर्किट को ऑफ करना है, जिससे कि कंटिन्यूअस करंट फ्लो ना हो। अब इसको अगर मैं देखता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए ये वन वायर मेरा यहाँ कंप्लीट है, तो 100 सेंटीमीटर, और 100 के बाद में ये सेकंड वायर है, तो ऑब्वियसली जो सेकंड वायर है तो मैं यहाँ 0 से अपनी रीडिंग को शुरू करूंगा। जो नीचे वाला स्केल है आपकी तरफ वाला, इस स्केल पे इसको लाना चाहूंगा, तो दैट इज 65, तो दैट इज 165। तो जो सेकंड सेल है उसके लिए मेरा जो बैलेंसिंग पॉइंट है दैट इज ऑन 165। ये मेरे को कॉन्सेप्ट मिल गया डियर स्टूडेंट्स। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, कंपेयर करना है E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू, पहला आया था मेरा 341 डिवाइडेड बाई 165। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैं इसको कंपेयर कर लूंगा। बस ध्यान रहे कि अगर मैंने इसको E1 कहा है तो हमेशा मैं इसको E1 के करस्पॉन्डिंग ही इसका बैलेंसिंग लेंथ निकालू। इसको मैंने E2 कहा है तो हमेशा मैं ये लूं। कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, तो चाहें तो आप जो है एक पेपर टैग लेकर के इसके ऊपर लगा लें कि दैट इज E1R और दैट इज E2, तो आप भूलेंगे नहीं। वैसे तो फिजिक्स के बच्चे हैं, बहुत सारे लंबे लंबे फॉर्मूले याद रखते हैं, तो ये छोटी सी बात तो आपको याद रहेगी।
अब आती है दूसरी, तीसरी, चौथी रीडिंग हम कैसे लें। तो दूसरी, तीसरी, चौथी रीडिंग लेने के लिए नो डाउट मैं यहां से करंट को वेरी करूंगा। अब करंट वेरी करने के दो तरीके हैं, या तो मैं ड्राइवर सेल में अगर मेरे पास रोटरी है, ये जैसे रोटरी है तो मैंने 4 वोल्ट पे लिया था, अब मैं इसको 6 वोल्ट पे कर लूं। तो जैसे ही मैं 6 वोल्ट पे करूंगा तो देखता हूं जो पहले करंट थी उससे ज्यादा करंट मेरी हो गई, यानी अब मैं कैपेबल हूं, दूसरी रीडिंग मेरी आ जाएगी। ठीक है, तीसरी रीडिंग लेनी है तो मैं करंट थोड़ी सी और भी बढ़ा करके इसमें ले सकता हूं। या दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपके पास ये वेरिएबल सोर्स नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहां पे एक रिहोस्टेट लगा लेंगे। अब उस रिहोस्टेट की हेल्प से आप इस करंट को गवर्न कर लेंगे तो डिफरेंट करंट पे। और बेटर यही होगा कि आप पहली जो रीडिंग E1 E2 के लिए ले रहे हैं तो उसमें कितना करंट था आप एक जगह मेंशन कर लें, दूसरी रीडिंग पे कितना करंट था वो मेंशन कर लें, तीसरी रीडिंग पे कितना करंट था ये आप मेंशन कर लें। तो इस तरह से 4 रीडिंग आप लेंगे। अगर आपका सर्किट प्रॉपर है, आपके वाइवा के क्वेश्चंस ठीक हैं, तो मैं समझता हूं इससे आसान कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। अब नाउ यू आर टोटली फ्री, आप आराम से यहां पे रीडिंग लीजिए और अपनी अपनी फाइल्स में लिख लीजिए, उसको कंप्यूट करके देख लीजिएगा। इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको पता है ही, 1.33 होती है लेक्लांचे के लिए और डैनियल के लिए 1.1 होती है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस का हो सकता है या व्हाटएवर सो ईएमएफ फाइंडिंग का हो सकता है, वो इस साल हम लोगों को करना नहीं है तो हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बाकी तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा सा सर्किट में हम लोग चेंज करते हैं और वो भी बड़े आराम से हो जाते हैं। लेकिन यहाँ वाइवा के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, जैसा मैंने अभी डिस्क्राइब किया था कि लेक्लांचे सेल में ये जिंक रॉड क्या करती है, यहाँ पे जिंक रॉड क्या करती है, या इसमें हम कौन सा सॉल्यूशन डालते हैं, NH4Cl है, ऑब्वियस है। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा होता है, चारकोल भरा होता है, कार्बन की रॉड होती है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। आयनिक रिएक्शन भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं, वाइड फील्ड है, जितने आप आंसर देते चले जाएंगे उतने वो पूछते चले जाएंगे। आप पहला ही गलत दोगे तो दूसरा ज्यादा ज्यादा पूछेगा बंदा, दूसरा भी आपने गलत दे दिया तो वो सोचेगा यार ये तो बेकार है, इसमें तो कुछ पढ़ाई नहीं है, तो आपको वो जल्दी फ्री कर देगा। वो अपना क्यों टाइम खराब करेगा, टाइम उस बच्चे के ऊपर खराब करना पसंद करेगा जिसको वो कुछ सिखाना चाह रहा है, और सिखाएगा किसको, जो वो सीखना चाह रहा है। अब बच्चा जो पढ़ता है वही सीखना चाहता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो आप जितने क्वेश्चंस के आंसर सही देते चले जाएंगे आपके वाइवा का टाइम बढ़ता चला जाएगा और नो डाउट आपके मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग अच्छे होते चले जाएंगे। तो ये एक ही वाइवा या एक ही इंटरव्यू की बात नहीं है, हर इंटरव्यू में ऐसा ही होता है। आप बेशक यूपीएससी का इंटरव्यू फेस करने जाएंगे वहां भी यही होगा कि अगर आपकी साइकोलॉजी एज वेल एज आपका कंटेंट ठीक है तो वो आपका इंटरव्यू लंबा लेते हैं, अदरवाइज तो ये सोचते हैं कि यार बेकार है, छोड़ो हटाओ। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि अगर लंबा इंटरव्यू आपका हो रहा है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, कहीं ना कहीं आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं इसलिए आपसे कोई पूछ रहा है। अब अगर आप रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं तो कोई आपसे क्या पूछेगा। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ।